नमस्कार विद्यार्थियों। आज का पाठ है वर्ण विचार। वर्ण भाषा की न्यूनतम इकाई है। आगे के पाठों को भली भांति समझने के लिए वर्णों को पहचानना आवश्यक है। वर्ण मतलब वह ध्वनियां जिनके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण नींव है भाषा की, वह पहला पत्थर जिस पर इमारत खड़ी होती है। वर्ण आधार है भाषा के, इसलिए इन्हें जानना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है और इनका सही उच्चारण सीखना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों, आज का पाठ पूरा देखें, बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि इसमें वर्णों का वर्गीकरण है, विश्लेषण है, स्वर और व्यंजन के उच्चारण की उस विशेषता का अवलोकन है जो उन्हें स्वर और व्यंजन बनाती है। इस पड़ताल का प्रयास भी है कि स्वरों की जो मात्रा है वो किसकी मात्रा है, वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत कैसे है, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर सुनकर कैसे पहचाने। इन सभी प्रश्नों के उत्तर है इस पाठ में। इसलिए आइए सबसे पहले जानें वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें, अर्थात जिसके टुकड़े न किए जा सकें, क्योंकि वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जैसे अ, ई, क, ख इत्यादि। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य है, सवेरा हुआ। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है इस वाक्य में, सवेरा हुआ। इसे हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि हम इस एक शब्द सवेरा के कितने टुकड़े कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स हलंत लगा हुआ है, धन अ, धन व फिर से हलंत लगा हुआ है, धन ए, धन र, र में भी हलंत लगा है, धन आ। तो देखा हमने कि सवेरा जो एक छोटा सा शब्द है, जो सामने से देखने में लग रहा है कि इसमें 3 अक्षर हैं, जब हमने इसके टुकड़े किए तो इसमें हमें 6 वर्ण दिखे। अब यहाँ पर कुछ वर्णों में, मतलब कि व्यंजनों में हलंत का प्रयोग दिख रहा है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि जब हम हिंदी व्यंजनों को लिखते हैं अथवा बोलते हैं तो वो सदैव ही स्वरों के साथ बोले जाते हैं, लेकिन जब हम वर्ण समझ रहे होते हैं, वर्ण अर्थात उस मूल ध्वनि को समझ रहे होते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सकें, तब हम व्यंजनों को स्वरों से भी अलग कर देते हैं और तब हमें वर्ण स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। ठीक इसी तरह से हुआ, इस शब्द का भी वर्ण विच्छेद करके हम यहाँ देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हुआ में 3 वर्णों का प्रयोग हुआ है, ह, धन उ, धन आ। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ण वह न्यूनतम इकाई है जिसके खंड नहीं हो सकते। तो अब हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से, स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जैसे अ, आ, इ,
ई इत्यादि। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये समझें कि उच्चारण निर्बाध रूप से होना अर्थात क्या। इसके लिए आगे के पाठ में मैं उच्चारण अवयवों को विस्तार से समझाने वाली हूं, लेकिन यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जब हमारे फेफड़ों से हवा चलती है और वह कंठ, मुख, मूर्धा, तालु इत्यादि को छूते हुए मुख अथवा नाक से बाहर निकलती है, तो कुछ वर्णों के उच्चारण में वह हवा बिना बाधित हुए अर्थात निर्बाध रूप से मुख अथवा नाक से बाहर निकलती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना बाधित हुए अर्थात निर्बाध रूप से मुख अथवा नाक से बाहर निकलती है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। लेकिन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा उच्चारण पथ में अर्थात जो उसका रास्ता है, जब वो फेफड़ों से चलती है और मुख अथवा नाक से निकलती है, तो इस पूरे पथ में कहीं ना कहीं बाधित होती है वह हवा, और जो स्वर की सहायता के बिना जो वर्ण नहीं बोले जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला के वर्णों की संख्या मैंने यहाँ सोद्देश्य नहीं दिया है, क्योंकि यह पुनः चर्चा का विषय है कि हिंदी वर्णमाला को कहाँ तक गिना जाए। अंग, अह स्वर नहीं माने जाते, किंतु प्राथमिक कक्षा की हिंदी पुस्तकों में इन्हें स्वरों की पंक्ति में ही लिखा जाता है। ड़, ढ़, ट वर्ग के ड, ढ का ही विस्तार हैं, तो उन्हें जोड़कर संख्या बताई जाए या छोड़कर। छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन हैं। वे व्यंजनों की श्रेणी में ही अंत में लिखे जाते हैं। उन्हें कुल वर्णमाला की संख्या में सम्मिलित किया जाए या नहीं, इन अनुत्तरित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या लिखने से परहेज किया है। तो आइए अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला और इसके वर्णों को एक बार उच्चारण करके देखते हैं कि इन वर्णों का ठीक ठीक उच्चारण किस प्रकार किया जाए। तो सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं, और ये स्वर हैं जिनकी कुल संख्या है 11। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, अंग, अह भी स्वरों की ही पंक्ति में लिखे जाते हैं, किंतु इन्हें स्वर नहीं माना जाता, क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से अंग और अह का उच्चारण बाधित होता है। और अभी तो हमने जाना कि स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है, तो इस तकनीकी कारण से अंग अह को स्वर नहीं माना जाता है। अब हम देखते हैं व्यंजनों का उच्चारण करके। क, ख, ग,
घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, और ड ढ का ही विस्तार हैं जो हिंदी में आ गए हैं ये दो स्वर ड़ ढ़। आप देख पा रहे हैं कि ड के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका उच्चारण हो गया है ड़, और ढ के नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया गया है और इसका उच्चारण हो जाता है ढ़। तो आइए हम आगे के व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्ष त्र ज्ञ। आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्ष त्र और ज्ञ को कोष्ठक में रखा है। इन्हें कोष्ठक में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये संयुक्त वर्ण है। तो आइए अब देखते हैं हिंदी के स्वर और उनकी मात्राओं को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कॉलम में एक तरफ अर्थात बाईं तरफ स्वरों को लिखा है और उनके ठीक सामने उनकी मात्राएं किस प्रकार लगाई जाती हैं उन मात्राओं को लिखा है। ये मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मात्रा क्या है। विद्यार्थियों, बचपन में स्कूल में जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं सिखाते समय प्रायः यह सिखाया जाता है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मात्रा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। मात्रा कम या अधिक होती है। जैसे हम बाजार जाते हैं, कभी आलू खरीदते हैं तो हम सब्जी वाले से कहते हैं कि भैया मुझे 1 किलो आलू दे दीजिए। तो वो 1 किलो आलू की मात्रा है। उसी प्रकार जब हम यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मात्रा, तो हमें ये जानना होगा कि मात्रा कम या अधिक हो सकती है, मात्रा छोटी या बड़ी नहीं हो सकती। तो सबसे पहली गलती तो हम बचपन में ही मात्राएं सीखते समय कर देते हैं और जब हम बोलते हैं छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ तो हमें ई ऊ में कोई अंतर दिखता ही नहीं, सुनाई ही नहीं पड़ता अंतर। तो जब हमें अंतर सुनाई नहीं पड़ेगा तो हम वह अंतर अपने लेखन में कैसे कर पाएंगे। और यही तो हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी की एक बड़ी विशेषता है कि हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसलिए आज यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझना बहुत आवश्यक है कि स्वर क्या हैं और उनकी मात्राएं क्या होती हैं, मात्राओं के प्रकार क्या होते हैं। तो जब हम कहते हैं मात्रा ह्रस्व अर्थात कम है और दीर्घ
अर्थात लंबी है, अधिक है। तो हम यहाँ पर किसकी मात्रा की बात करते हैं? तो विद्यार्थियों, हम यहाँ बात करते हैं किसी स्वर के उच्चारण में लिए गए समय की मात्रा की। जब हम कहते हैं ह्रस्व और दीर्घ, तो हमें ये समझना चाहिए कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमने जितना समय लिया है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में उसका दुगना समय लगाना होगा, तभी हम शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। और जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो हम लेखन में गलतियां नहीं करेंगे। अक्सर विद्यार्थियों की इस प्रकार की गलतियां देखी जाती हैं, जहां उन्हें ह्रस्व मात्रा लगानी होती है वहां वो दीर्घ मात्रा लगा देते हैं, जहां उन्हें दीर्घ मात्रा लगानी होती है वहां वे ह्रस्व मात्रा लगा देते हैं। ये गलती सिर्फ और सिर्फ उच्चारण की अशुद्धि की वजह से होती है। तो इस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा का उच्चारण शुद्ध रूप से करना होगा और जानना होगा कि मात्रा अर्थात उच्चारण में लिया गया समय, समय की मात्रा, और ह्रस्व में जितना समय लिया गया है दीर्घ में उसका दुगना समय लगेगा। यहीं पर मैं ये भी बताना चाहती हूं कि एक प्लुत स्वर भी होता है। प्लुत स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमने जितना समय लिया है उसका 3 गुना समय लगेगा प्लुत स्वर के उच्चारण में। लेकिन हम यहाँ स्क्रीन पर जितने स्वर और उनकी मात्राएं देख रहे हैं, इनमें से किसी में भी प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग सिर्फ एक ध्वनि में किया जाता है और वह ध्वनि है ओम। आप आजकल ओम ध्वनि को इस प्रकार लिखा हुआ देख पाते हैं, लेकिन अगर हम पुरानी छपी हुई हिंदी की पुस्तकों में देखें तो ओम ध्वनि इस प्रकार लिखी जाती है। आप बीच में देख रहे हैं ओ और म के बीच में 3 संख्या लिखी हुई है। वो 3 संख्या ये स्पष्ट करने के लिए लिखी गई है कि ओ स्वर के उच्चारण में हमें 3 गुना समय लेना है। तो ये तो रही ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण और लेखन में उनके प्रयोग की बात। तो यहाँ हम स्क्रीन पर अब देखेंगे कि जितने स्वर हैं उनके सामने उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं और हम इन्हीं मात्राओं को व्यंजनों के साथ लिखते हैं, अर्थात व्यंजनों के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं और जिस स्वर का प्रयोग होता है व्यंजन उस स्वर के साथ जोड़कर बोला जाता है। जैसे क के साथ अगर ह्रस्व इ का प्रयोग होगा तो हम उसका उच्चारण करेंगे कि। यही ह्रस्व इ अगर प के साथ प्रयोग किया जाएगा तो उसका उच्चारण होगा पी, और यही ह्रस्व इ अगर त के साथ लगेगा तो उसका उच्चारण हम करेंगे ती। अब ये ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ ऊ जिस किसी भी व्यंजन पर लगेगा उसका उच्चारण स्वर के अनुरूप बदल जाएगा।
लेकिन यह बात ध्यान में रखने की है कि एक स्वर जिस किसी भी व्यंजन पर लगेगा उस स्वर का उच्चारण तो एक समान ही किया जाएगा। जैसे ह्रस्व ऊ है, अब अगर उसे हम क पर लगाते हैं तो उसे हम कु बोलेंगे, अगर हम प पर लगाते हैं तो हम उसे पु बोलेंगे, अगर हम उसे म पर लगाते हैं तो हम उसे मु बोलेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अगर वो ह्रस्व है तो ह्रस्व ही बोला जाएगा, लेकिन अगर वो दीर्घ है ऊ तो क पर लगाएंगे तो उसे बोलेंगे कू। तो इस प्रकार एक बार अगर हम इन सभी स्वरों और उनकी मात्राओं को सभी व्यंजनों पर लगाकर देख लें और उनका उच्चारण कर लें, तो एक बार अगर हमने लिखना और उच्चारण करना सीख लिया तो आगे कभी भी गलतियां नहीं होंगी। इसमें कहीं भी आगे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने अगर दीर्घ लगाया है च पर तो उसको हम दीर्घ ई लगाया है तो ची बोलेंगे, लेकिन अगर हमने त पर दीर्घ ई लगाया तो क्या हम उसे ती बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे? नहीं, ये निश्चित है कि अगर त पर हमने दीर्घ ई लगाया है तो हम उसे भी ती ही बोलेंगे। यहाँ कुछ भी अनुमान नहीं लगाना होता है। जैसा लिखेंगे वैसा ही बोलेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो है ना हिंदी सरल? सिर्फ एक बार स्वरों को पहचानने की आवश्यकता है, इनका शुद्ध उच्चारण सीखने की आवश्यकता है और उस उच्चारण के अनुरूप इन्हें लिखना सीखने की आवश्यकता है। फिर आगे कभी भी अशुद्धि होने की संभावना नहीं रहेगी। अब ये दो वर्ण अंग और अह, अंग जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं और इसकी मात्रा एक बिंदु के रूप में किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगती है, और अह की मात्रा किसी भी वर्ण के आगे दो बिंदी के रूप में लगी होती है जिसे हम विसर्ग करते हैं और इसका उच्चारण हम स्वर रहित ह के समान करते हैं। तो ये हम विस्तार से अंग और अह का प्रयोग कैसे किया जाता है इसे हम आगे इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि हिंदी व्यंजनों के कुछ वर्ग बनाए गए हैं और वो वर्ग क्यों बनाए गए हैं, इसका तकनीकी कारण है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हमारे फेफड़ों से निकलने वाली हवा उच्चारण पथ में कहीं ना कहीं बाधित होती है। हिंदी वर्णमाला का क्रम इतना वैज्ञानिक है कि ये उच्चारण पथ का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। ये जो क्रम है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वर्ग कैसे बने हैं। तो जैसे एक पंक्ति में जब लिखा होता है क ख ग घ अंग, तो उसे हम कहते हैं क वर्ग। अगर हम इसे वर्गों में नहीं बांटेंगे तो आगे जब मैं व्याकरण की बात करूंगी तो हमें हर एक वर्ण का उच्चारण करके बताना पड़ेगा। लेकिन जब इन्हें वर्गों में बांट दिया जाता है तो हम कहते हैं क वर्ग की पहली ध्वनि, क वर्ग का चौथा वर्ण, तो वो समझ में आ जाता है। तो इस आसानी के लिए, इस सुगमता के लिए इसे वर्गों में बांटा गया है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, प्रत्येक पंक्ति के पहले वर्ण के नाम से ही उस वर्ग को नाम दिया गया है। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण को थोड़ा दूर लिखा हुआ है। ऐसा मात्र यह बताने के लिए किया है
कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक्य होता है, अर्थात उसकी ध्वनि नाक से उच्चरित होती है। आप इसे बोलकर देखिए। अंग, ञ, अण, न, म। इसका उच्चारण स्पष्ट रूप से नाक से हो रहा है। अब यहाँ जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था अल्प प्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि, और वहां मैंने ये कहा था कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का परिचय आगे के पाठों में दिया जाएगा। इसलिए यहाँ ये समझना आवश्यक है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि क्या होती है। सबसे पहले तो ये जाने कि ये प्राण क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, प्राण का संबंध प्राण वायु से है। वह वायु जो हमारे फेफड़ों से निकलती है, वही वायु उच्चारण के लिए भी प्रयुक्त होती है। ध्वनियों का उच्चारण करते समय भी वही वायु है जो उच्चारण पथ में कभी कहीं बाधित होती है और कभी कहीं निर्बाध रूप से मुख अथवा नाक से बाहर निकलती है। तो प्राण कम है अथवा प्राण अधिक हैं। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में कम प्राण का प्रयोग हो रहा है, अर्थात कम प्राण मुख अथवा नाक से बाहर निकल रहा है, प्राण अर्थात वायु उच्चारण में अगर कम वायु बाहर निकल रही है तो वो ध्वनि अल्प प्राण है। लेकिन अगर किसी वर्ण के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकल रही है तो वो महाप्राण ध्वनि है। और ये जानना आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ग का, अभी पीछे हमने देखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अर्थात पहले और तीसरे वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा कम होती है, हवा की मात्रा कम होती है। लेकिन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, अर्थात दूसरे और चौथे वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राण मुंह से अथवा नाक से बाहर निकलता है। जैसे ख, घ। अब आप इन्हें बोलकर देखें। जब हम अल्प प्राण ध्वनि बोलते हैं जैसे क, तो कम वायु बाहर निकलती है। लेकिन जब हम महाप्राण ध्वनि बोलते हैं जैसे ख, तो अधिक वायु बाहर निकलती है। तो हमें ये उच्चारण करते समय ध्यान रखना होता है कि हम अल्प प्राण ध्वनि बोल रहे हैं या महाप्राण ध्वनि, और उसी के अनुसार हमें उच्चारण करना होता है। विद्यार्थियों, अभी हाल ही में मैंने एक विज्ञापन देखा टेलीविजन पर जिसमें भूख लिखा हुआ था। हिंदी का शब्द है भूख। भूख लिखने के लिए विज्ञापन बनाने वालों ने रोमन लिपि का प्रयोग किया था। यहाँ तक तो ठीक है, किसी एक भाषा के लेखन के लिए कभी कभी किसी अन्य लिपि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रयोग में गलती ये हो गई थी कि वहां उसकी वर्तनी लिखी हुई थी BHOOK। अब आपने सीख लिया है अल्प प्राण ध्वनि और महाप्राण ध्वनि। अब जरा आप बताइए, जब के लिखा हुआ है
तो उसका उच्चारण क्या किया जाएगा? भूख। जबकि शब्द है भूख, तो के बाद एच का प्रयोग भी किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया था। इसलिए शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण जानना बहुत आवश्यक होता है। अब हम जानते हैं अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। हिंदी वर्णमाला में हमने देखा अंग अर्थात अनुस्वार भी एक ध्वनि होती है। तो अंग तो हमने वहां देखा, लेकिन ये अनुनासिक क्या है? विद्यार्थियों, आपने लेखन में देखा होगा कि कई बार कुछ शब्दों में किसी किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदु का प्रयोग होता है और किसी किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो पहचानने के लिए तो ये जानना ठीक है कि अनुस्वार अर्थात बिंदु और अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, लेकिन उच्चारण में इन दोनों में तकनीकी अंतर क्या है? और मान लीजिए कभी कोई कुछ बोल रहा है, आप लिख रहे हैं, सुनकर लिख रहे हैं, तो आप यह अंतर कैसे जानेंगे कि आपको अनुस्वार का प्रयोग करना है या अनुनासिक का प्रयोग करना है? तो सबसे पहले देखिए, आप इन वर्णों को, ध्वनियों को बोलकर देखिए। जब हम अनुस्वार बोलते हैं तो उसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि की तरह होता है, अंग। अभी अभी तो हमने जाना कि व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा उच्चारण पथ में कहीं ना कहीं बाधित होती है। जब हम अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं तो आप पुनः उच्चारण करके देखिए, हवा बाधित होती है, अंग। आपके कंठ में हवा बहुत कम समय के लिए रुकती है और फिर निकलती है। लेकिन जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्वर ध्वनि की तरह होता है, अर्थात निर्बाध गति से बाहर निकलती है हवा, कहीं भी बाधित नहीं होती है। जैसे चांद, तो जब कोई कुछ बोल रहा है और आप सुनकर लिख रहे हैं तो आप देखिए कि अंग बोला जा रहा है, हवा बाधित हो रही है, या बोला जा रहा है, हवा बिना बाधित हुए बाहर निकल रही है। पर दोनों में एक बात सामान्य है कि चाहे अनुस्वार ध्वनि का उच्चारण किया जाए या अनुनासिक का उच्चारण किया जाए, दोनों में ही फेफड़ों से निकलने वाली हवा नाक से बाहर निकलती है। अंग, देखिए आप नाक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब वापस मैं आती हूं अनुस्वार पर। यह अनुस्वार है क्या? यहां मैंने ये तो बता दिया कि ये व्यंजन ध्वनि है, लेकिन अगर ये व्यंजन ध्वनि है तो स्वरों की पंक्ति में क्यों लिखा जाता है अंग को? लेकिन यही तो बात है कि इसे स्वरों की पंक्ति में लिखा जाता है, लेकिन स्वर माना नहीं जाता है। इसीलिए नहीं माना जाता है कि अनुस्वार का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस शब्द में हमें किसी भी पंचम वर्ण को स्वर रहित रूप में लिखना अथवा बोलना है, स्वर रहित आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां कहीं भी
हिंदी वर्णमाला के वर्गों के पंचम वर्णों का स्वर रहित रूप में उपयोग हुआ है, वहां उनके नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है। जैसे गंगा, अथवा उन्हें आधा लिखा गया है। जैसे चंचल, डंडा, बंदर। आप देखिए, अण आधा है, न आधा है, चंपा, म आधा लिखा गया है। लेकिन वैकल्पिक रूप से मैंने यहां चंचल च के ऊपर सिर्फ बिंदु का प्रयोग करके भी अनुस्वार लगा दिया है। तो ये इसका वैकल्पिक प्रयोग है। अब नियम यह है कि जहां कहीं भी हमें हिंदी वर्णमाला के किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण का स्वर रहित रूप में प्रयोग करना है, तो हमें ये देखना होता है कि उसके बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का होना चाहिए। जैसे गंगा, आप देखिए, अंग स्वर रहित रूप में प्रयुक्त हुआ है और अंग के बाद ग क वर्ग का ही वर्ण है। ठीक उसी तरह से चंपा, चंपा में आधा म का प्रयोग हुआ है और म के बाद प वर्ण का प्रयोग हुआ है, जो कि प वर्ग का ही है। अर्थात प वर्ग का प और प वर्ग का ही पंचम वर्ण म आधा प्रयुक्त हुआ है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन। अब हमें बहुत सारा लिखना है, तो हम कहां तक याद रखेंगे कि यहां पर किस वर्ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए वैकल्पिक रूप से यह व्यवस्था की गई है कि जहां कहीं भी इस तरह के प्रयोग हों, वहां पंचम वर्णों के आधे रूप के बदले में, अर्थात स्वर रहित रूप के बदले में अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ अनुनासिक, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग होता है। जैसे चांद, पांच, गांव। और इनका सही प्रयोग करने के लिए आप देखिए, इनका प्रयोग स्वरों के साथ ही किया जाता है। जब भी कभी आप हिंदी लिखें तो ध्यान रखें, चांद, च के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लिखना है, बल्कि च के साथ आ स्वर की जो मात्रा है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। तो विद्यार्थियों, हम जो भी भाषा सीखें उसे शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें, क्योंकि भाषा हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। अगली ध्वनि है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग उन वर्णों में किया जाता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। जैसे पुनः, दुख, प्रातः, निःशुल्क, संभवतः इत्यादि। विसर्ग का उच्चारण स्वर रहित ह के समान होता है, अर्थात यहां ह पूरा नहीं बोला जाता। जैसे पुनः नहीं बोलते हम, पुनः। प्रातः नहीं बोला जाता है, प्रातः। तो यहां पर विसर्ग का प्रयोग जहां हम करते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्वर रहित ह के समान किया जाता है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को तैयार करने के लिए हमने जिन ग्रंथों का प्रयोग किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, हिंदी भाषा भोलानाथ तिवारी।
तो विद्यार्थियों, आज का ये पाठ आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।